वेलकम एवरीवन। हम लोग सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पर्सपेक्टिव को आगे बढ़ाते हुए आज लर्न करेंगे डिफरेंट आइडियाज़। किसके? वो हैं ब्लूमर के। और ब्लूमर के आइडियाज़ भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पर्सपेक्टिव में। क्यों? क्योंकि ये तो मीड के शिष्य थे, आपको पता ही है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। और इन्होंने ही क्योंकि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म जो टर्म था उसको कॉइन किया था, और इसलिए ये जो फॉर्मली जो फादर बने थे वो ब्लूमर ही थे। तो इसलिए ब्लूमर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उनके आइडिया, और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी, बहुत ही शॉर्टकट है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको समझने के बाद, आपको मज़ा आने वाला है। और आप सोचेंगे कि हाँ इसमें कुछ तो इम्पोर्टेंट था जो मुझे पता होना चाहिए। तो कुछ उसी के साथ हम लोग शुरू करेंगे और इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप खुद ही देखेंगे। अभी जो लेटेस्ट एमपी का एग्ज़ाम हुआ है 25 वाला, उसमें ब्लूमर का एक क्वेश्चन आया था जो बहुत ही बेसिक था, लेकिन शायद बहुत लोगों का सही हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, आई डोंट नो, लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, काफ़ी अंदर से पूछा था। तो इसलिए हमें बहुत ही ज़रूरी होता है जब भी हम किसी के आइडिया को पढ़ें तो थोड़ा डिटेल जितना पॉसिबल हो उतना कर लें, एटलीस्ट एक बार तो कर लें। उसके बाद जब आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो आप उसको क्विकली रिवाइज कर सकते हैं, या मेन जो भी आपको लगता है इस पर काम करने की तो वो करें। अगर आप पहली बार किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या पहली बार अगर सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में ब्लूमर को पढ़ रहे हैं, तो एक बार तो आपको डिटेल्ड एनालिसिस करना चाहिए। उसके बाद फिर आप जा सकते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट हैं उसके थ्रू जा सकते हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी में हम लोग शुरू करते हैं ब्लूमर का। तो अगर ब्लूमर को देखें तो सब इनका जो जन्म हुआ था वो 7 मार्च 1900 को हुआ था, और इनकी जो डेथ हुई थी वो 18 अप्रैल 1982 को हुई थी। ठीक है, और इनका जन्म हुआ कहाँ था? अमेरिका में। तो ये भी मीड की तरह ये जितने भी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म वाले इम्पॉर्टेंट थिंकर्स हैं, ज़्यादातर अमेरिका में ही इसका मतलब इन लोगों ने बात करी, वहीं के ये लोग थे, तो इसलिए ये भी अमेरिका के हैं। अब ये जो थे ये क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर ये शिकागो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। तो कौन से ये 1921 से 1952 तक कहाँ से जुड़े रहे? शिकागो विश्वविद्यालय से जुड़े रहे। ठीक है, तो कहीं पूछ ले कि ये कौन से यूनिवर्सिटी से जुड़े थे, तो शिकागो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। ठीक है, और ईयर है 1921 से 1952, और यही 1928 में इन्होंने पीएचडी भी करी। तो इसका मतलब है ये इसके अंदर आएगा, इसलिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक जुड़े रहे 1921 से 1952 तक। उसके बाद 1941 से 1951 के बीच में, क्योंकि मैंने बताया ना 52 तक जुड़े रहे, तो 52 तक ये क्या किया इन्होंने? अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी जो था उसके एडिटर थे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन इस जर्नल का एडिटर था, ये किस जर्नल के एडिटर थे? तो वो थे अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी की। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका में ही उनका जन्म हुआ था, वहीं पे वो पढ़े थे, तो वहीं पे ये एडिटर थे। और 1941 से 1952 तक उसके एडिटर रहे। क्लियर हो गया? उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 1956 में अमेरिकन जर्नल सोशलॉजिकल सोसाइटी जो थी उसके ये चेयरमैन भी रहे थे। ठीक है, उसके अध्यक्ष थे। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, पूछा जा सकता है कि ये कब कौन से ईयर में चेयरमैन रहे, तो आपको वो याद करना होगा। 1956 में अमेरिकन सोशलॉजिकल सोसाइटी के जो थे वो चेयरमैन थे। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, इस जर्नल के एडिटर भी थे, इसके चेयरमैन थे और इसके एडिटर थे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। और क्योंकि ये वहाँ से पढ़े थे तो अब रैशनल एटीट्यूड तो था ही, काफ़ी अच्छा इनका काम है, जो आप देखेंगे खुद ही। अभी जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले हम इनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बुक तो हमने जब सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पढ़ाया था, स्टार्टिंग में ही बताया था, वही वाली सबसे पहली बुक है, जो कि इन्हीं के नाम से ही है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के, क्योंकि इन्होंने ही टर्म दिया था और इन्होंने ही ये बुक भी लिखी थी। पर्सपेक्टिव एंड मेथड, 1969 में आई थिंक ये बुक आई थी। उसके अलावा इनकी बुक है, क्योंकि जॉर्ज हर्बर्ट मीड के शिष्य ही थे, तो उन्हीं पे इनकी बुक भी है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड एंड
ह्यूमन कंडक्ट। ये बुक अभी तक ज़्यादा कहीं नहीं पूछी गई है, तो मे भी पूछ ले तो रॉन्ग हो सकती है, क्योंकि मीड के नाम से मीड की भी बुक है, लेकिन उसके साथ अगर ह्यूमन कंडक्ट लगा होगा तो वो ब्लूमर की बुक हो जाएगी। ह्यूमन कंडक्ट है तो कंडक्ट पे एक और इनकी बुक है, उसका नाम है मूवीज़ एंड कंडक्ट। ये न्यू बुक्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं, तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी काम आएंगी। उसके बाद एक और है मूवीज़, डेलिक्वेंसी एंड क्राइम। तो यानी कंडक्ट से 2 बुक हो गई, मूवी, डेलिक्वेंसी एंड क्राइम। एक और है इनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन, एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज, यानी सोशल चेंज का एजेंट किसको माना है? इंडस्ट्रियलाइजेशन को। तो ये भी बुक काफ़ी डिफरेंट है, कहीं भी नहीं पूछी गई, अगर आ जाएगी तो रॉन्ग भी हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले कहीं पूछी ही नहीं गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्या माना है? एजेंट ऑफ सोशल चेंज। तो है ना अच्छी बुक। एक और इनकी बुक है जो कि इन्होंने लिखा, जो थॉमस नैनकी का पीजेंट पॉलिस पीजेंट पे था, उसके अप्रेजल पे इन्होंने बुक लिखी है, तो उसका नाम है एन अप्रेजल ऑफ थॉमस एंड जेनकिस द पॉलिश पीजेंट इन यूरोप एंड अमेरिका। तो 1 2 3 4 5 6 बुक्स मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, और आपको पता होगी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, क्योंकि ये तो पूछी जाती रही है, तो ये तो फेमस ही है। उसके अलावा जॉर्ज हर्बर्ट मीड पे जो इनकी बुक है वो है ह्यूमन कंडक्ट, और उसके अलावा कंडक्ट से 2 बुक्स हैं, एक मूवीज़ एंड कंडक्ट है, दूसरी मूवीज़ डेलिक्वेंसी एंड क्राइम बुक है, वो आपको लर्न करनी है, और तीसरी है इंडस्ट्रियलाइजेशन एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज, ये भी काफ़ी अलग है। और एक जो थॉमस नैनकी का पीजेंट पॉलिस पे एक जो ऑलरेडी उनकी बुक है, उसमें उन्होंने जो काम किया उसी पे लिखा है इन्होंने, एन अप्रेजल ऑफ थॉमस नैनकी द पॉलिश पीजेंट इन यूरोप एंड अमेरिका, तो उसके अप्रेजल पे भी लिखी है बुक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, मुझे लगता है काफ़ी न्यू भी होंगी, तो जिन लोगों को नहीं पता है या जिनके लिए नहीं है वो लोग इसको नोट कर लें, फिर हम लोग इनके आइडियाज़ को पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको समझ में आएगा। तो बने रहिए हमारे लेक्चर के साथ, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। ओके जब हम लोग बात करेंगे ब्लूमर की, तो ब्लूमर के अकॉर्डिंग जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है उसको वो पहले तो 2 भाग में उसको डिवाइड करके बताते हैं कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में हम 2 तरह की बात करते हैं या कैसे हम उसकी स्टडी करते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। एक तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में होता है नॉन सिंबॉलिक, जिसमें मीड ने बात करी थी जेस्चर की, जैसे कि मीड्स कन्वर्सेशन ऑफ जेस्चर, तो वो नॉन सिंबॉलिक है। इसको ब्लूमर नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा इस तरह से हम इसकी स्टडी नहीं कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो दूसरी स्टेज है वो है सिंबॉलिक इंटरेक्शन, उसमें क्या इंक्लूड करेंगे हम? मेंटल प्रोसेस। तो एक तरफ तो हम सिंबॉल जो भी जेस्चर्स हैं उनकी बात करते हैं, और एक तरफ क्या करते हैं हम उसमें मेंटल प्रोसेस को इंक्लूड करते हैं। तो उन्होंने कहा केवल इससे काम नहीं चलेगा, केवल जो कन्वर्सेशन ऑफ जेस्चर है, तो जेस्चर से खाली तो काम चलेगा नहीं कि हमने आपको कुछ भी इशारा किया, पता नहीं आपको वो मीनिंग समझ भी पाए कि नहीं। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती होगी या पहले आप उस मेरे इशारे का मतलब ही नहीं समझते होंगे तो उसका क्या मतलब है? फिर तो वही डॉग फाइट की तरह बात करते रहेंगे एक दूसरे पर और कोई इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरह से इन्होंने कहा इसमें मेंटल प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसको इन्होंने वो सही बताया है। और ये कहा कि जो थिंकिंग प्रोसेस होती है वो जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है उसके लिए किस तरह से काम करती है? एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है। तो उन्होंने इसको एक वस्तु की तरह देखा है, ठीक है।
तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसने सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में ऑब्जेक्ट या फिर वस्तु की बात करी है, तो वो ब्लूमर हैं। और उसमें उन्होंने ये जो भी ऑब्जेक्ट हैं उसको 3 भागों में बांटा है। पहला क्या है, सोशल, दूसरा क्या है, फिजिकल, और तीसरा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है सोशल, फिजिकल, एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट के कौन कौन से 3 टाइप पूछे बताएं हैं। ये तो काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट वगैरह में, और ये सारी बुक्स में रहता भी नहीं है। तो ऑब्जेक्ट को इन्होंने 3 भागों में बांटा है, जिसमें है फिजिकल, सोशल और आपका आएगा एब्स्ट्रैक्ट। तो फिजिकल में आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि जो आप देख पा रहे हैं, जैसे हो गया चेयर, हो गया टेबल, हो गया या फिर ट्री हो गया, तो ये सारा फिजिकल ऑब्जेक्ट हो गया। और सोशल में क्या आएगा, जैसे कि स्टूडेंट हो गए या फिर टीचर हो गए, ये सारा सोशल है। एब्स्ट्रैक्ट में क्या हो गया, आपका आइडिया हो गया, थिंकिंग हो गई, जो हमें दिखते नहीं हैं वो सारे इसमें चले जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो भी सोसाइटी है उसमें जो भी व्यक्ति है वो इन सभी वस्तुओं को अपने तरीके से देखता है, क्योंकि सब लोग एक तरीके से नहीं देखते हैं। वो कैसे देखेंगे, अपने तरीक़ों को। इन सभी वस्तुओं को वो अपने तरीके से देखता है। जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल लें, मान लीजिए हमने ट्री का एग्ज़ाम्पल लिया। ये एक पेड़ है और इस पेड़ को क्या कर रहे हैं, 3-4 लोग देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक वनस्पति शास्त्री है, वो देखेगा, और एक बॉटनिस्ट देखेगा, और एक इसको कवि देखेगा, और एक देखेगा जो माली होगा, जो भी इसकी देखभाल करता है, और एक वो देखेगा जो लकड़ी काटने वाला होगा, वो देखेगा। ठीक है, इस पेड़ को। अब मैंने यहाँ पे 4 चीज़ें बताई हैं। तो जो वनस्पति शास्त्री होगा वो देखेगा इस पौधे को काटने से उसको क्या, या किस तरह से उसको कौन सी औषधि मिल सकती है, या कैसे इसका उपयोग करना है। जो लकड़हारा है, जिसको लकड़ी काटनी है, वो देखेगा कि हम कितनी जल्दी ये पौधा सूखे, हम या कौन सी लकड़ी काट के कैसे बेचें। जो माली है वो देखेगा कि हम किस तरह से इसकी सेवा करें कि ये और अच्छे से चले और हरा भरा रहे और हमको छाया दे, फ्रूट्स दे, जो भी है। कभी इस पेड़ को देख के हो सकता है इसके मन में कुछ भावनाएं, आवेग, संवेग उगने, और उसके बाद वो सोचे कि किस तरह से पौधा अपना जो भी कर रहा है वैसे कैसे मनुष्य करता है, फिर वो कुछ इमेजिन करके फिर उस पर कोई कविता लिख दे। तो इतने सारे लोग, ये एक वस्तु थी, इस वस्तु को देखने के उनके सबके नज़रिए अलग अलग हैं। तो वही ब्लूमर ने कहा कि सोसाइटी में जितने भी व्यक्ति रहते हैं वो हर वस्तु को अलग अलग तरीके से देखता है। तो उसके लिए हम जेस्चर्स को खाली लागू करके इंटरेक्शन को कैसे समझेंगे। आप खुद ही बताओ कि अगर आपको मीनिंग हमारा नहीं समझ पा रहे हो, हमारे जेस्चर का मतलब नहीं समझ पा रहे हो, तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए इन्होंने कहा इसको समझने इसको समझने के लिए मेंटल प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो मेंटल प्रोसेस होती है वही हमको बताती है कि क्या है। मान लीजिए जो हमने समझा है, किसी भी चीज़ का जो भी मीनिंग हमें मिला वही आपको समझना है। तो यहाँ पे मीनिंग कौन बताएगा, ये बताएगा, मेंटल प्रोसेस बताएगा। जब आपके दिमाग होगा तभी आप किसी भी वस्तु की मीनिंग समझ पाएंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी वस्तुएं इन्होंने बताई, 3 बताई समाज में, जिसमें आपकी फिजिकल है, सोशल है और एब्स्ट्रैक्ट है। और इसमें इन्होंने ये भी पूछा जाता है कि कौन ऑब्जेक्ट की बात करता है, तो वो ब्लूमर है। तो ये इंपॉर्टेंट मुझे लगा, तो मैंने इसके साथ आपके साथ शेयर किया। और इसके अलावा इनका जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है उसमें केवल 4 चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, उसी पे हमारा लेक्चर बेस है। उसमें ये भी एक चीज़ इंक्लूड थी, तो ये 5वीं हो गई। तो टोटल हम 5 चीज़ें इसमें पढ़ेंगे, जिसमें एक हमने डिस्कस कर लिया है। उसके अलावा हम इसमें जो पढ़ेंगे वो इनके में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक कीवर्ड है वो है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन पे इनका पूरा जो भी थ्योरी है, जो की पॉइंट है इनके पूरे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में, वो है एक यही वर्ड, यही प्रेमाइसेस है उनका, मेन आधार वाक्य है इंटरप्रिटेशन। तो हम इंटरप्रिटेशन को पढ़ेंगे। उसके बाद 3 प्रेमाइसेस ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पढ़ेंगे, और यही क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछा गया था एमपी में कि कितने प्रीमाइसेस इन्होंने बताए हैं। एमपी जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ है ये 2025 में, तो उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें ये पूछा गया था कितने हैं इनके आधार वाक्य, तो वो 3 हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम स्ट्रक्चर पे इन्होंने क्या बात करी वो और मेथडोलॉजी की बात करेंगे। बस इतना ही हमको डिस्कस करना है। तो हम अभी जल्दी जल्दी सभी चीज़ों को कवर कर लेते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ये तीनों ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हम थ्योरी को कवर करते हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंटरप्रिटेशन को। इंटरप्रिटेशन ही इनके जो थ्योरी है उसका सबसे बड़ा जो बेस बना है वो यही है। तो इसमें इन्होंने क्या किया, एक तो मीड का जो भी थ्योरी थी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की, उसको इन्होंने एक तो तार्किक रूप दिया है, रैशनल थोड़ा सा एटीट्यूड दिया उसको, प्लस उसके साथ क्या किया, ये होमन से थोड़ा प्रभावित थे। तो इन्होंने क्या किया, इनका जो था क्या था, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, ये था होमन्स का। तो इन्होंने कहा कि ये जो होमन्स का स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स है ये अपर्याप्त है। कैसे अपर्याप्त है, इन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है कि हमको आपने एक उद्दीपक दिया स्टिमुलस और हमने खटाक से बिना कुछ सोचे समझे रिस्पॉन्स कर दिया। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता, इसके बीच में एक चीज़ होती है, एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस कौन सा है, वो प्रोसेस है इंटरप्रिटेशन का। इंटरप्रिटेशन यानी निर्वचन का, ठीक है। तो इन्होंने कहा इसके बीच में इंटरप्रिटेशन होता है और उसके बाद हम रिस्पॉन्स करते हैं। तो इन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, तो ये कहते हैं कि जब हमारे अंदर सेल्फ होता है, और सेल्फ कैसे डेवलप होता है, उसमें दिमाग लगता है। तो जब एक बच्चा, तो तभी पहले मैंने एग्जांपल दिया था उसमें कि बच्चे को आपने सुई चुभोई, उसने रोना शुरू कर दिया, यानी उसके अंदर सेल्फ नहीं डेवलप हुआ था, उसका जो सेल्फ था वो नहीं बना था, उसने दिमाग नहीं लगाया था, वो तुरंत रोना शुरू कर दिया। जैसे ही उसको मिल्क मिला वो तुरंत शांत हो गया। तो उन्होंने कहा व्यक्ति ऐसा नहीं होता है कि बस आप उसको कोई भी स्टिमुलस दो तुरंत रिस्पॉन्स कर दे, क्यों, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस भी रहा होता है पास्ट का, तो उसके आधार पर वो सोचता है। जैसे मैंने मशरूम का एग्जाम्पल दिया था जब हम आपको ब्लूमर पढ़ा रहे थे, वो सोचेगा कि हम इसको खाएं या ना खाएं, खाने से क्या लाभ है, क्या नुकसान है, कितनी देर में खाएं, कितनी जल्दी खाएं, कैसे खाएं, और खाएं या ना खाएं वो लास्ट में जाके डिसाइड करेगा। जो उसकी लास्ट वाली निष्पादन वाली स्टेज थी उसमें जाके वो डिसाइड करेगा। तो पढ़ा था हम लोगों ने मीड का, तो मीड को ही ये तार्किक रूप में उनकी थ्योरी को देते हैं। तो उसी में ये कहते हैं कि वो इंटरप्रिटेशन करने के बाद ही रिस्पॉन्स करेगा। यानी वो कहते हैं कि किसी भी चीज़ का पहले वो उसके पास आता है, सोसाइटी क्या करती, समाज जो बाहरी रूप है वो संदेश को अपने भेजता है, उसके बाद जो व्यक्ति होता है वो उसको एनालाइज करता है कि मुझे ये चीज़ करनी है कि नहीं, फिर जैसा उसका सेल्फ कहता है वो उसके आधार पर रिस्पॉन्स करता है। कई बार होता है ना, आप किसी व्यक्ति से कहते हैं कि चलो वहाँ चलते हैं, थोड़ी देर के लिए वो सोचता है, उसके बाद सोचता है कि ठीक है मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। जैसा उसका सेल्फ रिस्पॉन्स करेगा, इंटरप्रिटेशन के बाद ही वो बताएगा आपको कि जाना है या नहीं जाना है, हो सकता है वो जाए, हो सकता है ना जाए। तो ब्लूमर ने ये भी कहा कि जो भी उसको स्टिमुलस मिलते हैं उसके आधार पर वो इंटरप्रिटेशन करता है और फिर उसमें संशोधित करके फिर वो सोचता है, हो सकता है कि एक्सेप्ट करे, हो सकता है थोड़ा सा एक्सेप्ट करे कि चलो चलते हैं लेकिन हम इतनी जल्दी आ जाएंगे, हो सकता है वो बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दे। तो वो उसके सेल्फ पे डिपेंड करता है, उसके इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह चीज़ों को इंटरप्रिटेट करके क्या कंक्लूजन निकालता है। तो उन्होंने कहा रैंडमली वो तुरंत ही रिस्पॉन्स नहीं करता है जैसे होमन्स कहते थे। तो इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे कि इन्होंने कहा है कि आपको स्टिमुलस मिला, स्टिमुलस क्या मिला कि जैसे कि कहीं पे भूमि है, लैंड है, उसकी नीलामी हो रही है, तो आपको स्टिमुलस क्या मिला कि इसको खरीद लो। ये जो एक्सचेंज थ्योरिस्ट थे उन्होंने कहा कि उसका नीलामी हो रही तो स्टिमुलस मिला, खरीद लो, तुरंत रिस्पांस हुआ, खरीद लिया। तो ये ब्लूमर कहते हैं ऐसा नहीं होता है। मान लो सोसाइटी में किसी व्यक्ति को यह ऑफ़र मिला कि वहाँ पे भूमि बहुत कम रेट में मिल रही है, चलो ख़रीद लो।
तो क्या कोई भी व्यक्ति बिना सोचे समझे तुरंत खरीद लेता है? वो सोचता है क्या मुझे भूमि खरीदने की आवश्यकता है, क्या मेरे पास रहने को घर नहीं है, क्या ये जो भी लैंड है वो प्रॉपर रेट में मिल रही है, क्या इस टाइम पे यही रेट चल रहा है, क्या इस रेट में लेने से हमें क्या बेनिफिट होगा, और अगर हम इसको ले लेंगे तो भविष्य में क्या ये इसके डबल रेट पे बिकेगी। वो ये सब कुछ सोचता है ना, इंटरप्रिटेशन करता है। वो ये सब कुछ सोचने के बाद फिर उसका सेल्फ जैसा कहता है वैसा वो करता है। वो रैंडमली ही जाके लैंड नहीं खरीद लेता है। लैंड परचेज करने के पीछे भी वो काफ़ी सोचेगा, उसके बाद ही रिस्पॉन्स करेगा। तो ये किसने कहा? ये ब्लूमर के अकॉर्डिंग है। वो तभी इंटरप्रिटेशन करने के बाद ही रिस्पॉन्स करेगा, रैंडमली रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो इस एग्जाम्पल से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और उन्होंने कहा ये सब कुछ वो समाज में ही रह के सीखता है, सोसाइटी में ही रहकर सीखता है, क्योंकि यहीं पे उसका सेल्फ डेवलप होता है। और जब सेल्फ डेवलप हो जाता है तो वो चीज़ों को रैंडमली ऐसे नहीं एक्सेप्ट करता है। और कई बार तो उन्होंने बोला कि आपकी अंतरात्मा भी बताती है कि ऐसा मत करो। ऐसा होता है ना, कई बार कहीं जाना होता है लेकिन आपका सेल्फ बोलता है मत जाओ। या कई बार जैसे ये रहता है कि आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं लेकिन फिर भी आपका अंदर मन तो जानता रहता है ना कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। कोई सीधा साधा इंसान है, मान लीजिए आप पे भरोसा कर रहा है और आप उसके भरोसे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप उसका यूज़ कर रहे हैं। आपका सेल्फ तो बोलता होगा ना कि रहने दो, इतना अच्छा तो है, हर टाइम तो मेरी हेल्प करता है, फिर भी हम इसके साथ ऐसा कर रहे हैं। तो आपका सेल्फ बोलेगा। आप वो बात अलग है, उसको मानो या ना मानो या थोड़ा सा संशोधित रूप में मानो जैसे मैंने बताया, लेकिन आपका सेल्फ आपको अवेयर करता है क्योंकि आपके अंदर वो आंतरिकरण आपने उन चीज़ों को कर लिया होता है। तो सेल्फ आपको बताता है कि किस तरह से हमको बिहेवियर करना है, किस तरह से इंटरप्रिटेट करना है। तो इन्होंने कहा कि जो भी ये सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में जो भी इंटरप्रिटेशन होता है, जो भी इंटरेक्शन होता है उसमें कैसे होता है। तो इन्होंने कहा ये सिंपली किसी भी व्यक्ति को स्टिमुलस मिलता है और उसके बाद क्या करता है एक्टर, इंटरप्रिटेशन करेगा यहाँ। उसके बाद रिस्पॉन्स करेगा। और यहाँ पे एक्टर का सेल्फ बोलेगा क्या करो, इंटरप्रिटेशन करो। तो इस तरह से जो ह्यूमन्स का जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का थ्योरी थी उसमें उन्होंने ये वर्ड ऐड किया, क्या, इंटरप्रिटेशन। तो ये पूछता है कि किस तरह से उसने इंटरेक्शन किया। तो सब उसने क्या किया, उसका सेल्फ ने उसके बोला कि इंटरप्रिटेशन करो, निर्वचन किया, उसके बाद उसने रिस्पॉन्स किया। तो उन्होंने कहा कोई भी ऐसी क्रिया नहीं होती है कि रैंडमली हो जाए। व्यक्ति किसी भी क्रिया को करने के पीछे 100 बार सोचता है, एक बार नहीं 100 बार सोचता है। और उसको तो फ्यूचर का भी पता होता है। जैसे कि मीर ने बताया था, अगर हम एग्जाम्पल डेली लाइफ में समझे, हम अपने मित्र को बहुत अच्छे से जानते होते हैं तो हम बोलते हैं ना, अगर ऐसा बोलेंगे तो ये नाराज़ हो जाएगा, चलो ऐसा नहीं ऐसा बोलते हैं। और जब हम ऐसा बोलेंगे तो वो वैसा करेगा, फिर हम वैसा बोलेंगे तो रिज़ल्ट ऐसा आएगा, हमारे अकॉर्डिंग आएगा। तो उसको रिज़ल्ट भी पता रहता है। तो मीर ने बोला था कि उनको रिज़ल्ट भी पता रहता है। कोई भी एक्शन करने से पहले वो पहले ही जानता है हम ऐसे करेंगे तो वो ऐसे करेगा। और आजकल की सोसाइटी में तो यही हो रहा है, पहले ही पता होता है कि अगर आपको इस व्यक्ति से लाभ चाहिए, थोड़ा सा मीठी मीठी बातें करो और फिर ये ऐसे करेगा, फिर हम ऐसे करेंगे, फिर हमें हमारा लाभ मिल जाएगा। तो वाकई में व्यक्ति पहले ऐसे ही रिस्पॉन्स नहीं करता, पहले वो इंटरप्रिटेशन करता है, उसके बाद रिस्पॉन्स करता है। तो अब आप इंटरप्रिटेशन तो नहीं भूलेंगे। और जो ब्लूमर हैं उनके जो थ्योरी है, उनकी थ्योरी में सबसे मेन प्रेमाइसेस जो है, मेन आधार वाक्य है वो यही है। इसमें इन्होंने दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट बताई हैं। जैसे इसमें इन्होंने कहा कि जो भी वो होता है, आपका जो भी इंटरप्रिटेशन होता है उसका व्यक्ति पहले क्या करता है, सेल्फ इंडिकेशन होता है, यानी स्वसंकेत उसको मिलता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या मिलेगा, उसकी आत्मा पहले ही बोलती है ऐसा मत करो या ऐसा करने से ये फ़ायदा है, तो उसको पहले ही फील हो जाता है, सेल्फ इंडिकेशन होता है। दूसरा उन्होंने ये बताया कि जो भी सिंबॉलिक इंटरेक्शन में इंटरप्रिटेशन है उसमें जेस्चर का बहुत बड़ा रोल है। तो जेस्चर में उन्होंने कहा कि इसमें मीनिंग जो भी होगी वो सभी व्यक्ति को, मतलब जो सेंडर है उसको, रिसीवर है, दोनों को ही मीनिंग इसकी पता होनी चाहिए, तभी इंटरप्रिटेशन अच्छे से हो पाएगा। मतलब अगर उसने
कहा कि लैंड है तो व्यक्ति को समझ में आना चाहिए लैंड का मतलब क्या है, अगर हम खरीदेंगे तो हमारी प्रॉपर्टी बनेगी। और इसमें लैंग्वेज बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अपनी अदा करती है, क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने कई बार बताया, आप कन्नड़ की जो भी भाषाई क्षेत्र का व्यक्ति है उससे अगर उस लैंग्वेज में नहीं करेंगे बात, तो लैंड क्या, वो आपको सोने का किसी भी चीज़ का ऑफ़र दे सकता है, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि वो क्या कह रहा है। तो लैंग्वेज बहुत बड़ी चीज़ होती है। इंटरप्रिटेशन हम तभी अच्छे से कर पाएंगे जब उसमें हमारा जेस्चर मजबूत होगा, जिसकी मीड ने भी बात करी थी। तो जेस्चर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और साथ ही साथ में इसमें सेल्फ इंडिकेशन भी होता है, स्व संकेत भी आपको मिलता है। तो इन दोनों के आधार पे हम क्या करते हैं, हमारा जो इंटरप्रिटेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। और इसमें जो जेस्चर रहते हैं उसमें लैंग्वेज बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, और उसका सेम मीनिंग मतलब बिल्कुल जो हम कहें वही आप समझें। अगर हम लैंड कह रहे हैं तो आप लैंड को समझें कि उससे क्या फ़ायदा होगा, और वो तभी होगा जब दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज आती होगी। तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और 3 चीज़ें और इसमें इम्पॉर्टेंट हैं, उनको करके फिर अपना लेक्चर फिनिश करेंगे, इसे नोट कर लीजिए। चलिए जल्दी से कर लेते हैं अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि ये बुक्स में तो है लेकिन ज़्यादातर लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ब्लूमर में सोचते हैं इंटरप्रिटेशन तक पढ़ लिया बस इतना काफ़ी, आगे तो कुछ आएगा नहीं। लेकिन अभी एमपी में आया हुआ है ये क्वेश्चन, अगर आप वो प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से मिलेगा, और रियली ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो ये है 3 बेसिक प्रीमाइसेस ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। तो यहाँ पे प्रीमाइसेस जो है यानी 3 आधार वाक्य, इसका मैं मीनिंग लिख दूँ, आधार वाक्य तो कितने हैं, 3। और यही क्वेश्चन पूछा गया था एमपी में कि कितने आधार वाक्य हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में ब्लूमर के अकॉर्डिंग। 3, 4, 5, 2 इस तरह से ऑप्शंस थे। तो जिसने नहीं पढ़ा होगा उसका तो डेफिनेटली गलत हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर 4 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 5 या जो लगा सकता है। तो 3 प्रीमाइसेस, बेसिक प्रीमाइसेस ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म किसने दिया, ब्लूमर ने। कितने दिए, 3। कौन कौन से हैं अभी तक ये नहीं पूछा गया, मे बी अब ये पूछ लेंगे कौन कौन से हैं, तो वो तीनों आपको पता होना चाहिए। तो पहला हम देखते हैं, उन्होंने पहला बताया कि कोई भी जब हम इंटरैक्शन करते हैं सिंबॉलिक इंटरैक्शन, तो उसमें सबसे पहले नंबर पे क्या होता है, मीनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है या मीनिंग का क्या अभिप्राय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया भी जेस्चर्स में मीनिंग अगर आप नहीं समझेंगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि आग लग गई भागो, अगर आपको मतलब ही नहीं पता भागने का, आग लगने का मतलब ही नहीं पता, तो आप क्यों भागेंगे, आपको मीनिंग ही नहीं पता। जैसे आप कन्नड़ वाले लैंग्वेज वाले व्यक्ति से आप कहें कि आग लग गई भागो हिंदी वाली लैंग्वेज में, तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो मीनिंग का इंटरप्रिटेशन में बहुत बड़ा महत्व होता है, और इसी में इन्होंने कहा है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति के जो भी इंटरेक्शन है उसका मीनिंग समझना चाहते हैं, तो इसका मतलब है उसके जूते में पैर रखकर आप देखो। मतलब आप किसी के दर्द को समझना चाहते हो तो आपको उस सिचुएशन पे जाना पड़ेगा, तभी तो समझ में आएगा आपको। किसी व्यक्ति ने कहा कि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, जूता बहुत टाइट है, आप उसको पहन के देखो, अगर आपके भी वो टाइट है तो वो जो पेन है वो आप तभी फील कर पाओगे जब उसके जूते में पैर रखोगे। ये तो मैंने एग्जांपल इसलिए दिया, जूते में पैर रखने का मतलब यही पैर रखना नहीं है, उसका मतलब ये है कि आप उसकी जगह पे जाके देखो, वहाँ पे रह के देखो, जो वो फील करता है वही फील करके देखो। जैसे मैंने बताया ना, ब्लूमर बताते हैं कि वस्तुओं को व्यक्तियों के देखने के नज़रिए अलग अलग होते हैं। वो पेड़ का जो एग्जाम्पल मैंने दिया था, वनस्पति शास्त्री अलग देखेगा, और जो लकड़ी काटने वाला है वो अलग देखेगा, माली अलग, तो हर व्यक्ति अलग अलग देखता है। तो यहाँ पे मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और मीनिंग को समझने के लिए हमें उसके जूते में पैर रखकर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया, जैसे मान लो किसी भी व्यक्ति को कहा गया कि चलो चलते हैं मूवी देखने, चलते हैं सिनेमा, तो इसका क्या मतलब है, आप वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करेंगे, मनोरंजन करेंगे, और थोड़ा सा पॉपकॉर्न वगैरह खाएंगे, उसके बाद मौज मस्ती करके 1-2 सेल्फी लेके चले आएंगे। तो ये मीनिंग हमने जो आपको बताई, ये जब भी हम जैसे ही नाम लेंगे चलो मूवी देखने चलते हैं, आपके दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए कि मूवी देखने का क्या मतलब है, एंटरटेनमेंट करना, और मूवी हम कैसे देखेंगे, थिएटर में जाके हमको क्या क्या करना, वो सारा कुछ जो मेरे माइंड में चल रहा है वही आपके माइंड में भी चलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमने कहा चलो चलते हैं सिनेमा देखने और आपने गंभीरता ले ली, वहाँ जाके क्या करेंगे, गणित के सवाल लगाएंगे। लो,
हो गया मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर। अब सिनेमा हॉल में जाके अगर आप मैथ्स के सवाल लगाने जैसी गंभीरता लेके जाओगे तो क्या आपने मेरी मीनिंग को समझा? तो यही वो समझाना चाहते हैं कि जो इंटरप्रिटेशन है उसमें मीनिंग का बहुत बड़ा महत्व है, और मीनिंग का क्या महत्व है ये हम समझाना चाहते हैं ब्लूमर के अकॉर्डिंग। तो अब आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा, सिनेमा हॉल जाने का मतलब है वो मनोरंजन का भाव लेके जाना, ना कि ये गणित के सवालों का भाव लेके जाना। दूसरा है, इन्होंने कहा अभिप्राय का स्रोत यानी सोर्स ऑफ मीनिंग क्या है। तो सोर्स ऑफ मीनिंग क्या है, तो उसमें वो कहते हैं हमारे जो पड़ोस का है, हमारा जो मित्र है, या हमारा जो भी डेली लाइफ का रूटीन है, उसमें हम जो भी अंतःक्रिया करते हैं, इंटरैक्शन करते हैं, उसके बाद हम सीखते हैं कि वो मीनिंग की उत्पत्ति कहाँ से हुई, वो निकल के कहाँ से आया, मतलब वो हमने सीखा कहाँ से, ये मतलब है। जो हमको पता चला वो हम कहाँ से सीखे। मूवी देखने जाने का मतलब क्या है, वो हम कहाँ से सीखे? अपने दोस्तों से। जब मूवी देखने गए तभी तो पता चला, उसमें तो मज़ा आती है, उसमें तो अच्छा लगता है, तो हमने अपने समाज में रह के सीखा ना, हमने इंटरेक्ट किया। तो यही है मीनिंग का मतलब, ये है। जैसे कि हम एग्जांपल बताएं कि हमने कल अपने पड़ोसी की क्या की मदद की, बहुत ज़्यादा हेल्प की, वो बहुत बीमार था, हमने उसकी हेल्प की, हॉस्पिटल वगैरह लेके गए और उसको ठीक कराए। बदले में जब मेरे पे कोई प्रॉब्लम आई तो उसने क्या किया, अगले दिन उसने उससे ज़्यादा मेरी हेल्प की, और वो हम हॉस्पिटल हमको लेके गया, दिखाया भी, साथ ही में उसने पैसे भी दिए और हमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स ला के दिए वगैरह वगैरह, उसने हमसे ज़्यादा किया। तो मुझे क्या समझ में आया कि भाई पड़ोसियों की हेल्प करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उससे क्या होगा, फ्यूचर में काफ़ी काम आता है। तो हमने सीखा यहाँ पे कि जितना ज़्यादा हम पड़ोसियों की हेल्प करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए सिक्योरिटी बढ़ेगी फ्यूचर में। तो ये हमने कैसे सीखा, डेली लाइफ में जो हम इंटरेक्शन करते हैं, जो रूटीन हम सेट करते हैं, जो हम बनाते हैं, उसके आधार पर हमने ये सीख लिया। तो यही ये कहते हैं, जितना ज़्यादा हम इंटरेक्शन करेंगे, जितना ज़्यादा हम अंतःक्रिया करेंगे, उतना ज़्यादा हमको सोर्सेज मिलेंगे, उतना ज़्यादा हम सीखने को पाएंगे कि कैसे क्या होता है। तो ये समाज क्योंकि बहुत जटिल है, जैसे होता है ना कि समाज में हम जो भी सीखते हैं वो जब हमारे पे गुजरती तो मुझे पता चलता है ना कि इसने मेरे साथ धोखा किया या इसने ऐसा किया। तो वही वो कह रहे हैं कि समाज में जो भी आपको समझना है वो हम सोसाइटी में रहकर ही समझेंगे। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम बता रहे हैं लास्ट में है रोल ऑफ मीनिंग, अभिप्राय की भूमिका क्या है। तो इसका ये मतलब है कि जो मीनिंग उसने समझा है क्या उसको आप ठीक उसी तरह से समझ पा रहे हैं। जैसे मैंने कई बार बताया, अगर आपको वही मीनिंग समझ में नहीं आ रही तो उसका आप मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी वो मीनिंग निकालता है किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे वस्तु कोई भी हो, क्योंकि इन्होंने वस्तुओं की बात करी थी, तो इसकी जो मीनिंग निकलेगी वही मीनिंग आपको भी निकालनी है। जैसे कि पिक्चर देखने का मतलब जो है वो हमने जो कहा वही आपको समझ में आना चाहिए। यही अभिप्राय की भूमिका होती है और यही इसका रोल का मीनिंग है। नहीं तो फिर वो वही सिंबल केवल जेस्चर्स रह जाएंगे, आप पत्थर की मूर्ति की तरह रह जाएगा, मीनिंग तो कोई निकलेगा नहीं। तो इंटरप्रिटेशन हमारा ख़राब हो जाएगा। तो ये 3 प्रेमाइसेस थे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के, जो कि बहुत ही शॉर्टकट में बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल सेट करके मैंने समझाने की कोशिश की, और मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ उन्होंने एक और बात की है स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस की, उसको भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस की, तो इसमें वो 2 चीज़ें बताते हैं। एक उन्होंने बताया सोशल रोल और दूसरा इंटरएक्शन रोल। तो इन्होंने कहा कि जो भी सोसाइटी है उसमें हर समाज में कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, कुछ ना कुछ रोल्स होते हैं। जैसे कि ब्यूरोक्रेसी होती है, उसमें संस्था होता है, समिति होती है, सब कुछ बहुत सारे रूल्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। सारे कोई भी समाज हो उसमें उसकी एक स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर रहकर हमको समाज में सीखना पड़ता है। वहीं पे हमको मिलता है जो भी बाहर से हमारा आउटपुट होता है, फिर हम अपना अंदर सोच के सेल्फ हमारा जो भी बताता है उसके आधार पर हम रिस्पॉन्स करते हैं। सही या गलत जो भी
होता है वो बताते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हमारा सेल्फ हमेशा सही बताए, मतलब सही बोले। अगर हमारा सेल्फ नहीं अनुमति देगा तो हम उसको रिजेक्ट भी कर देंगे। तो उसी में उन्होंने कहा कि हर समाज में स्ट्रक्चर और प्रोसेस का बहुत बड़ा रोल होता है और उसका इम्पैक्ट पड़ता है, और समाज में सोशल रोल और इंटरेक्शनल रोल दोनों में उन्होंने कहा कि डिफरेंस होता है, दोनों सेम नहीं है। तो सोशल रोल जैसे कि जो प्रकारवादी लोग हैं वो लोग जो बात करते हैं वो इसमें आती हैं, और इसमें व्यक्ति की खुद की जो भी भूमिकाएं हैं वो आती हैं। और इंटरेक्शन रोल का इन्होंने कहा बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि इसमें हम महत्व पर फोकस करते हैं व्यक्ति के, और वो इसमें क्या कहना चाहते हैं, वो अपने अनुभव के आधार पर जो भी सीखा होता है वो बताता है, और इसमें व्यक्ति का सेल्फ बताएगा कि उसको क्या करना है, समाज में कैसे रहना है। तो इस तरह से इंटरेक्शन जितना ज़्यादा हम करेंगे उतना ज़्यादा हमारा सेल्फ डेवलप होगा, और उस तरह से हम समाज में सीख पाएंगे। तो इन्होंने सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में यही कहा, जितना ज़्यादा इंटरेक्शन करेंगे अपने डेली लाइफ के अनुभव के आधार पे हम सीखते रहेंगे कि हमें पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और इस तरह से हम अपना जो भी इंटरेक्शन है उसको हम और अच्छा बना पाएंगे, इंटरप्रिटेशन और अच्छे से कर पाएंगे। तो ये हमने कवर कर लिया। अब इसमें लास्ट चीज़ बची केवल मेथडोलॉजी, उसको हम जान लेते हैं कि ब्लूमर ने कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ की, क्योंकि वो भी उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, और उसी के साथ हमारा लेक्चर फिनिश हो जाएगा। चलिए हम लोग मेथडोलॉजी भी जान लेते हैं और इसके साथ ही हमारा लेक्चर फिनिश हो जाएगा। तो मेथडोलॉजी में क्योंकि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म क्या करता है, एक बिहेवियर का स्टडी करता है, और बिहेवियर की जब स्टडी करनी है तो हमें उसके लिए किसकी करनी पड़ेगी, एम्पिरिकल वर्ल्ड की, यानी समाज में रहकर हमें उसका जो भी आंतरिक संसार है उसका अध्ययन करना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है, हम किसकी स्टडी करते हैं, प्रतीकों की। तो प्रतीक क्या करते हैं, वो बदलते रहते हैं। तो इन्होंने कहा हमें ऐसी मेथडोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी जो इन प्रतीकों के बदलते प्रतिमान के साथ उसका अध्ययन कर पाए। तो ऐसी मेथडोलॉजी यूज़ करेंगे। अब ज़मीनी आधार पर जाकर कौन बात करता है, जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके अध्ययन करता है उसको हम इंडक्टिव बोलते हैं। कि डिडक्टिव हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया, आप बताओ। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अगर हम शुरू करेंगे कोई भी काम ऑब्जर्वेशन से शुरू करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा इंडक्टिव। तो यहाँ पे हम एम्पिरिकल वर्ल्ड में रहकर क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को, उनके इंटरेक्शन को, एक्शन को, सबको ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ हम कौन सी मेथडोलॉजी लगाएंगे, इंडक्टिव लगाएंगे। क्यों, क्योंकि इंडक्टिव मेथड ही ऐसा मेथड है जो हमें इस एम्पिरिकल वर्ल्ड की प्रॉपर जानकारी टाइम टू टाइम देगा। क्यों, क्योंकि टाइम टू टाइम यहाँ चीज़ें क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं। अब इन चेंज होने वाली चीज़ों का अध्ययन कौन करेगा, जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके बाद डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम कोई जनरलाइजेशन देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंडक्टिव हो जाएगा। इंडक्टिव में हम क्या करते हैं, बॉटम से शुरू करते हैं और फिर हम किधर जाते हैं, ऊपर की तरफ बाद में जाते हैं। तो बॉटम से शुरू किया हमने यहाँ, और उसके बाद हम कहाँ पहुँचेंगे, टॉप पे। तो ये हो गया हमारा इंडक्टिव। इसलिए यहाँ पे इंडक्टिव मेथडोलॉजी जो है वो ज़्यादा फिट बैठेगी, क्योंकि हम जो भी पहले से ही जो सिद्धांत बने हुए हैं वो तो डिडक्टिव हो गए। जैसे कि बड़े माइक्रो लेवल पे जो काम करते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो जब हम पहले ही जो थ्योरी दी हुई है उसको टेस्ट करेंगे तो वो डिडक्टिव हो जाएगी। तो उन्होंने कहा हम ये नहीं कर सकते हैं, हम केवल टेस्ट नहीं कर सकते, हमको समाज में रहकर समाज में व्यक्ति के बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्व करके फिर हम उसको जब स्टडी करेंगे तो वो हमारी इंडक्टिव हो जाएगी, क्योंकि और कोई ऐसी स्टडी है ही नहीं जो हम इस पर लागू कर सके, जो दिन प्रतिदिन के बदलते हुए प्रतिमानों का अध्ययन कर सके। तो उसमें हम और कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए हम जो भी एम्पिरिकल वर्ल्ड की स्टडी करेंगे वो समय बदलते हुए समय के अनुसार करेंगे, तभी हमको समझ में आएगा। तो इसके लिए इन्होंने कहा केवल इंडक्टिव उपागम ही ऐसा है जिससे हम इसको अध्ययन कर सकते हैं। इसके पहले एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यूज़ होता था। तो उसमें क्या होता था, जैसे हमको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है तो हम खोज कर लेते थे कि कैसे है, तो वो भी अध्ययन यूज़ किया जाता था। उसी के साथ साथ ब्लूमर ने इंस्पेक्शन मेथड की भी बात करी है, यानी निरीक्षण पद्धति की भी बात वो करते हैं कि जब ज़रूरत पड़ती है तो वो निरीक्षण पद्धति भी यूज़ कर लेता है, और अगर नहीं काम चलता है तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च भी यूज़ कर लेता है, क्योंकि उसको जो दिन प्रतिदिन के बदलते हुए पैटर्न हैं उनकी स्टडी करनी है, और वो हम इंडक्टिव के ही माध्यम से समझ सकते हैं। कैसे, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे,
भारतीय नारी, तो भारतीय नारी पहले कैसी थी? असहाय थी, बेचारी थी, उसको केवल एक प्रतीक के रूप में रखा गया था। लेकिन आज ये भारतीय नारी का जो प्रसंग था वो चेंज हो चुका है। वो कैसा हो गया? अब वो बराबर की हकदार है और वो हर चीज़ में अपना बराबर का अधिकार चाहती है। तो ये क्या हुआ? ये चेंज हो गया जो प्रसंग। इसकी स्टडी हमें जो पहले से ही सेट था कि भारतीय नारी असहाय है, वो कैसे पता चलता? अगर इंडक्टिव हम ऑब्जर्वेशन नहीं करते, हम इसके आधार पे अगर हम कंक्लूजन नहीं निकालते तो ये चीज़ हम नहीं समझ पाते। तो इस तरह से हमने देखा कि हमें अगर रियलिटी जाननी है तो एक्चुअल में हमें इंडक्टिव स्टडी फॉलो करनी पड़ेगी, तभी हम उसको जान पाएंगे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है कि ब्लूमर ने जो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म में कौन सा स्टडी मेथड यूज़ किया, तो वो हो जाएगा इंडक्टिव। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे के साथ हमने समझाने की कोशिश की। अगर वीडियो अच्छी लगी है, कुछ भी कंटेंट रिलायबल या वैल्यूएबल लगा है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एक चीज़ इंपॉर्टेंट छूट गई, इन्होंने बोला है जो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म है वो और कुछ नहीं होकर, जो समाज है वो और कुछ नहीं होकर क्या है? केवल प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है। अंतःक्रियावाद है, यानी सोसाइटी क्या है? सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट वगैरह में आता रहता है, पूछता है किसने कहा है, तो ये ब्लूमर ने कहा। ये इंपॉर्टेंट कोटेशन रह गया था तो मैंने इसको भी कवर कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।